सुबह का समय गांव का एक छोटा सा घर जिसके आंगन में गुलमोहर का पेड़ खड़ा था। चिड़ियों की चहक के बीच छोटी बहू माया झाड़ू लगा रही थी। बड़ी बहू रीचा बरामदे में बैठी चाय का कप संभाल रही थी। सास विमला देवी गुलमोहर के पास एक दीपक जला रही थी। सारा घर का काम मुझी पर थोप कर पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर बोझ रख दिया जाता है। ना कोई सहारा, ना कोई इज्जत है। जीना दूभर हो गया है। इस जीने में क्या रखा है? माया, तुम तो बस काम में ही लगी रहती हो। तुम्हें काम किए बिना चैन ही नहीं मिलता क्या? देखो ना, फिर भी तुम खुश नहीं हो। जुबान संभाल कर बोलो दीदी। बड़ी बहू हो, शर्म नहीं आती? माया, बड़ी भाभी से ऐसे बोलते हुए लाज नहीं आती? क्या यही सिखाया है तुम्हारे मायके में? बड़ों से इस तरह बात करते हैं? हाँ जी, मेरे मन की बात निकल गई। बस, वैसे मैंने कुछ गलत नहीं कहा। घर की पुरानी रसोई में माया अकेले ही खाना बना रही थी। सुबह से अब तक एक पल भी नहीं बैठी। काम करते करते पसीना बहाकर भी माँ जी को तो बस रीचा दीदी में ही सारे गुण दिखते हैं। और मैं तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ इस घर में। तभी उसका पति आदित्य रसोई में आता है और माया से कहता है, माया, कुछ मदद कर दूं? नहीं, आप जाकर अपने खेत जाने की तैयारी कीजिए। जैसा कि इस घर में चलता है, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। मैं अकेले ही ठीक हूँ। माया, तुम्हें पता है, माँ को समझाना और उनकी सोच को बदलना मुश्किल है। उन्होंने हमेशा बड़े भैया रोहित को ही तरजीह दी है और बहू के तौर पर रीचा भाभी ही उनकी आंखों की पुतली हैं। वे दोनों ही उनके लिए सब कुछ है। रीचा बेटी, तू तो इस घर की असली लक्ष्मी है। तेरे आने से ही तो ये घर चमका है। तेरे भाग्य से ही मुझे प्यारी सी पोती मिली है। माँ जी, ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद का कमाल है। और माया को देखो, वो तो हमेशा अपने आप में ही मस्त रहती है। पता नहीं कैसे ये अपनी ही धुन में रहती है। खुद को बहुत चतुर समझती है। तेरे जैसे संस्कार उसमें कहाँ, बस दिखावा है उसमें। माया दूर से यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। सब खाना खा रहे थे। माया चुपचाप बर्तन धो रही थी। आदित्य माया के पास जाता है। माया, दोपहर की बात मैंने सुनी। तुम्हें बुरा लगा होगा। मुझे बहुत बहुत शर्म आ रही है। हम अभी कुछ बदल नहीं सकते माया, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं जी, शर्म क्यों? वैसे भी मेरे लिए ये सब आम बात है। अब तो आदत सी हो गई है। पर हाँ, दर्द तो होता ही है ना। माया, हम अभी कुछ बदल तो नहीं सकते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले कमरे से आवाज आती है। ऋचा, आदित्य को समझा दो। माया को इतना सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं। उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। नहीं तो सिर पर बैठकर नाचने लगेगी। जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी। माया रोज की तरह चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। बाहर विमला देवी और रचा की हंसी गूंज रही थी। हर सुबह एक जैसी, बस काम, ताने और तिरस्कार। क्या सच में सिर्फ यही लिखा है मेरे भाग्य में? माया, ऋचा के लिए अदरक वाली चाय बना देना। आज उसका सिर भारी है, जल्दी करो। माँ जी, मुझे भी 2 दिन से बुखार है, चक्कर आ रहे। मेरा भी सिर तो कई दिन से भारी है, पर किसी ने तो पूछा तक नहीं। क्या अब बीमारी के बहाने भी बनाने लगी तू? ऋचा से सीख कुछ, जो बिना शिकायत सब काम करती है। तू तो उसके पांव की धूल भी नहीं है। माया चुपचाप आंसू रोकते हुए चाय में अदरक डालने लगी। माँ, मैं आ गया। पिंकी कहाँ है? आ बेटा, थक गया होगा। ऋचा बेटी, जल्दी से पानी ला। राहुल, तेरी बेटी बहुत होशियार है। देखना वो बहुत सफल होगी। बेटा, हमें अपनी पोती के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम करना होगा। हाँ माँ, कल ही शहर जाकर देखता हूँ। अपनी बेटी को मैं अच्छे स्कूल में प्रवेश करवाऊंगा। आंगन में पूरा परिवार साथ बैठता है, केवल माया को छोड़कर। माँ, माया भी तो पढ़ी लिखी है। अगर वो गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे तो उसका मन खुश रहेगा। इस बहाने उसकी कुछ कमाई हो जाएगी और वो हमारी पिंकी को भी पढ़ा देगी। पिंकी घर में ही अच्छी पढ़ाई कर सकेगी। देख, हमें इस घर में किसी मनहूस की पढ़ाई की जरूरत नहीं। हमारी बहू तो सिर्फ ऋचा है। रमा तो बस बोझ है।
कलेजे पर हाथ रखकर दूर खड़ी माया सब सुन लेती है। रात के समय आदित्य और माया अपने कमरे में बात कर रहे थे। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारा पति होकर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मत कहिए जी, आप ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आप है तभी मैं सह पा रही हूँ। अगर हमारी भी कोई संतान होती तो पता नहीं कब हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। अगले दिन गांव की चौपाल पर बिमला देवी एक औरत से बात कर रही थी। अरे बिमला, तेरी बड़ी बहू तो बड़ी किस्मत वाली निकली, सबकी लालड़ी हैं। और उस माया को देखो, मुझे तो लगता है जैसे कोई साया उस पर चढ़ रहा हो, मनहूस और फूटी किस्मत लिए हो। हाँ जिज्जी, मेरी तबीयत का ख्याल भी मेरी बड़ी बहू ऋचा ही रखती है। वह तो पूरे घर को अच्छे से संभालती है। माया घर में तो है, लेकिन मन में नहीं। बिना संतान के बहू का क्या मोल। हाँ, सही कह रही है तू। यह बात माया सुन लेती है, जो वहां से राशन का थैला लेकर गुजर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से जल उठता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शाम का समय बिमला देवी अपने बिस्तर पर लेटी थी। आज उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था। माया उनके पास बैठकर पैर दबा रही थी। जी, आज आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हैं। चलिए अस्पताल चलते हैं, दवा खाकर आपको ठीक लगेगा। नहीं, जरा सी थकान है मुझे। ऋचा से कहो तुलसी का काढ़ा बना दे। मैं बना लाती हूँ माँ जी, लेकिन मुझे लगता है अब देरी नहीं करनी चाहिए। तभी आदित्य कमरे में आता है। माया ठीक कह रही है। माँ, आपकी हालत ठीक नहीं है। एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मैं भैया को बुलाता हूँ। इतने में रोहित कमरे में आ जाता है। माँ को क्या हुआ? भैया, अचानक से माँ जी बेहोश होकर गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले ही इनको होश आया है। इनके हाथ पैर अभी भी ठंडे हैं और इन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। चलो देर मत करो, गाड़ी निकालो आदित्य, माँ को तुरंत अस्पताल ले चल। दोनों भाई बिमला देवी को अस्पताल ले जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड के बाहर दोनों भाई बेचैन खड़े थे। माया और ऋचा पास में चुपचाप बैठी थी। आप इन्हें बहुत देर से लाए हैं। इनकी हालत पहले ही बहुत बिगड़ चुकी थी। इन्हें सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था। आप 1 घंटे पहले लाते तो शायद हम कुछ कर पाते। क्या मतलब डॉक्टर साहब? क्या मतलब डॉक्टर साहब? हमें खेद है, आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। शाम को कुएं पर गांव की औरतें आपस में बात कर रही थीं। अरे तूने देखा किया? बेचारी माया, उसने तो अपनी सास के लिए सब कुछ किया, फिर भी बूढ़ियां उसको बहुत ताने सुनाती थी। हाँ, देखा मैंने भी। इसके बाद भी बूढ़ी माँ ने ऋचा को सिर पर चढ़ा रखा था। जब भाग्य फूटे हों तो अपना भी पराया हो जाता है। भाई, अब ये सच भला किसी से छुपा है क्या कि माया के साथ वो दोनों कितना बुरा व्यवहार कर रही? सच्ची बूढ़िया को बिल्कुल परख नहीं, अच्छे बुरे इंसान की थी। घर पर आदित्य और माया आपस में बातें कर रहे थे। माया, तुमने माँ को आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा नहीं कहा, फिर भी तुमने माँ की इतनी सेवा की। मैंने माँ जी को अपनी माँ की तरह चाहा, पर उन्होंने मुझे बेटी तो दूर बहू की तरह भी नहीं समझा। पर मैं उनके व्यवहार से अपनी इंसानियत नहीं खो सकती थी, इसीलिए उनको माफ करती रही और उनकी हर बात मानती रही। काश माँ भी तुमको समझ पाती। विमला देवी के निधन के 1 महीने बाद दोनों भाई रोहित और आदित्य जमीन के हिस्सा कर रहे थे। देखो आदित्य, कुल मिलाकर 6 बीघा जमीन है और पुश्तैनी घर। अब इसे हमें आपस में बांटना है। हाँ भैया, आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है, मेरी बेटी है, आगे उसका भविष्य भी देखना है मुझे। सुन, माँ ने मरने से कुछ दिन पहले मुझसे बंटवारे के बारे में ये बोला था कि आदित्य की कोई संतान नहीं है, तेरे जिम्मे ही सब कुछ रहेगा, इसलिए तुझे सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। लेकिन भैया, माँ ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा और न ही कोई लिखित आदेश छोड़ा है। माँ को लिखना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने मुहज ज़बानी कहा था। अब तू माने या ना माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। देखा आपने, आपकी माँ अब नहीं है जो सच बता सके। आपके भैया चालाक हैं, सारा षड्यंत्र बहुत अच्छे से रचा है। वो आपकी एक नहीं सुनेंगे। मैं झगड़ा नहीं चाहता माया, पर अन्याय भी नहीं सह सकता। सुनिए जी, अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना करने वाला। अजी, आपने बहुत अच्छा किया जो ज्यादा हिस्सा अपने पास रखा। बराबर बांट देते तो हमें क्या मिलता। हाँ, मैं बड़ा हूँ,
और जमीन का ज्यादा हिस्सा रखने का हक मुझे ही है। माया, जमीन भले ही छोटी है, पर हमारी मेहनत और हौसला का कोई सीमा नहीं जानता। हम यहीं से शुरू करेंगे। हाँ, इसी जमीन से शुरू करेंगे और अपनी इसी मिट्टी से हम नई इमारत बनाएंगे। भगवान ने साथ दिया तो एक दिन हमारे पास भी खुशहाली जरूर आएगी। शाम का समय घर में माया और आदित्य थके हुए आते हैं। दोनों मुस्कुराते हैं। अगली सुबह गांव के चौपाल पर बुजुर्ग बातें कर रहे थे। सुनो, रोहित ने तो बिना पंचायत की बात माने ही ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। आदित्य भी जमीन कम होने के बावजूद भी खूब मेहनत कर रहा है। यही तो असली किसान की पहचान है। कुछ हफ्तों बाद दोनों के खेतों में फसल उगने लगती है। रोहित के खेत में फसल जगह जगह सूखी हुई थी, वहीं दूसरी ओर आदित्य का छोटा सा खेत हरा भरा दिख रहा था। गांव वाले गुजरते हुए चर्चा करते हैं। कम जमीन में भी आदित्य की फसल देखो, कितनी लहलहा रही है। यही होता है सच्ची मेहनत का परिणाम। रोहित ने तो काम बेलों से करवाया, लेकिन आदित्य ने अपने आप खेत की खुदाई की और बीज डाला। उसकी मेहनत काम कर गई। रात का समय, हल्की बारिश हो रही थी। आदित्य और माया एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुबह का समय, खेत में हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आ रही थी। आदित्य अपने खेत में खड़ा फसल को निहार रहा था। माया टिफिन लेकर आती है और फसल को लहराता देख खुश होती है। रोहित का खेत, जहां सूखे और कीड़ों का प्रकोप था। रोहित परेशान चेहरा लिए घर आता है। कुछ दिन बाद गांव की मंडी में आदित्य अपनी फसल लेकर पहुंचता है। व्यापारी उसके फसल को देखकर दंग रह जाते हैं। वाह, ऐसा शुद्ध जैविक अनाज बहुत समय बाद देखा है। हम इसके बाजार भाव से भी ज्यादा कीमत दें। वहीं दूसरी ओर रोहित खड़ा था, जिसकी फसल व्यापारी वापस कर देते हैं। रोहित जी, आपके अनाज में नमी और कीट है, इसे हम नहीं ले सकते। ठीक है, कम दाम दे देना, पर मेरा अनाज खरीद लो। माफ कीजिए, हम नहीं ले सकते। ये हमारे गोदाम में सड़ जाएगी। ये किसी काम की नहीं। इसके बाद रोहित दुखी मन से अपना अनाज वापस लेकर घर आ जाता है। कुछ किसान लोग गांव के चौपाल पर बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार तो आदित्य ने कमाल कर दिया। इतनी कम जमीन में इतनी बढ़िया गेहूं की फसल की है, मानो खेत में सोना उगाया हो। सच कह रहा है तू हरिया। हम लोगों की तो 8-8 बीघे की फसल भी उसके सामने फीकी ही पड़ गई है। लगता है उसने जैविक तरीका अपनाया, खाद भी खुद बनाई और समय पर खेत की देखभाल की। उसकी मेहनत रंग लाई। कल मंडी में मैंने देखा, एक सेठ ने उसकी फसल के ऊंचे दाम दिए हैं। आदित्य भाई जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। कुछ साल बाद अब आदित्य के पास आधुनिक ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और एक गोदाम था। आदित्य ने अब 50 गुना जमीन बढ़ा ली थी। माया एक रजिस्टर में सारा हिसाब लिख रही थी। आदित्य एक व्यापारी से मिलकर लौटता है। माया, इस बार की फसल ने हमारी मुनाफे को 4 गुना कर दिया। मैंने गांव के पास की 3 बीघा जमीन और खरीद ली है। रोहित की बेटी खाट पर लेटी थी, जो बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो गई थी। रोहित और ऋचा उसकी ओर चिंतित निगाहों से देख रहे थे। 2 बीघा जमीन बेच चुका हूँ, 3 बीघा गिरवी रखी है और फसल भी अब कुछ भी बचा नहीं। ऊपर से सेठ हर दिन आकर धमकाता है। सुनिए जी, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आदित्य और माया के आगे हाथ फैलाने का, उनसे मदद मांगने का। क्या आदित्य से? मैं उसके आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब अहंकार की नहीं, हमारी बेटी की जान की बात है। ठीक है, कल सुबह ही चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऋचा, अगर आज माँ जिंदा होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अगली सुबह रोहित और ऋचा आदित्य के पास निकल जाते हैं। आदित्य, माया, मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है। पिंकी बीमार है और इलाज जरूरी है। 2 बीघा जमीन बिक चुकी है, बाकी गिरवी रख दी है। अब बस वो बची है जिसे कभी मैंने माँ के बहाने तुमसे छीन लिया था। सेठ रोज धमका रहा है, कहता है अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो जमीन पर कब्जा कर लूंगा। इधर पिंकी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। भैया भाभी, यह घर आपका है, हम आपके हैं। कहिए कितना चाहिए? कल ही अस्पताल का खर्च और सेठ का कर्ज चुका दूंगा। आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, तुमसे तुम्हारा हिस्सा छीना और बदले में आज मैं खुद ठोकर खा रहा हूँ। भैया, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। हम अभी भी भाई हैं। भाई ही मुसीबत में भाई का साथ देता है। माया बहन, हम अंधे थे, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा। तुम पर अन्याय किया, आज हमारा सब कुछ छिन गया।
तब जाकर एहसास हुआ कि रिश्तों से बड़ा कुछ। बीती बातें भूल जाइए, अब हमें मिलकर आगे बढ़ना है। अब हम सब मिलकर आगे का नया सफर तय करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप और आदित्य दोनों ने मेरे बच्ची को दूसरी जिंदगी दी है। मैंने माँ के पक्षपात को सच मान लिया और तुझे पराया। आज समझ में आया कि जमीन बढ़ सकती है पर भाईचारा नहीं। माया, अगर तुम दोनों ने मदद ना की होती तो आज हम न जाने किस हालत में होते। दीदी, भैया, घर में जब कोई गिरता है तो दीवार बनकर नहीं, हाथ बनकर उठाना चाहिए। होती तो शायद आज वो भी गर्व करती कि हमने अपने रिश्ते को बचा लिया।